हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज के सेशंस पे अपन जीओसी के ना, जीओसी इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना। तो उसके अपन पीवाईक्यू करने वाले हैं, उनको सही से समझ के करना। ओके, तो आपको पता है जीओसी अगर आपको सही से आता है तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला। तो रेडी हो जाइए, सवाल को पढ़िए आराम से, और उसको मैं कैसे अप्रोच करता हूं उसको भी आपको समझना है ना। और वहां से और डिफरेंट टाइप की क्या फ्रेमिंग हो सकती है वो इस सेशन के थ्रू अपन सीखने वाले। तो अपनी नॉट ओनली पीवाईक्यू है ना, अपन सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी काफी अच्छी लर्निंग होने वाली है। नए तरह के सवाल हो, वहां से क्या फ्रेम हो सकते हैं, एग्जामिनर वही से प्रीवियस ईयर को रेफरेंस में रख के ही आपके पेपर का फॉर्म ना बनाता है ना। और अगर बाकी के पीवाई की प्रैक्टिस करने के लिए पीवाई खजाना में जाके आप जेई1 एप्लीकेशन डाउनलोड करके है ना, वहां पे प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको भी बेस्ट है ना, जहां पे नेशनल टॉपर बनना है या आपको बेस्ट रिजल्ट्स लेके आना है, आपकी बेस्ट रैंक अगर आपको चाहिए, तो आपको बेस्ट टीम से पढ़ना जरूरी है। और लास्ट टाइम पे ग्रेविटी बेच है ना, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल। और आपको रिवीजन के लिए ना, जैसे कई बार हमारा बैकलॉग्स रह जाता है और हमें बहुत सारा डिटेल में सब कुछ पढ़ना पड़ता है ना, वो नहीं। आपको यहाँ पे क्विकली सारी चीजें है ना अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई जाती है, बूस्टर सेशंस होते हैं, रिवीजन डीपीपीज होती है। तो ये जो बच्चे हैं जिनका सिलेबस पूरा हो चुका, वो रिवाइज करना चाहते हैं, बस आप अपनी प्लानिंग करते रहते हो बट रिवाइज नहीं हो पाता ना। ये रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है, क्विकली थ्योरी को देखो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लगाने होते हैं आपको। और बहुत सारा बैकलॉग्स रह गया हो, क्योंकि पहला अटेम्प्ट काफी क्रूशियल होता है, पूरी तैयारी के साथ आप उसको दीजिए। तो ग्रेविटी बैच में जो टीम आपकी है ना, एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली जो टीम है, वो आपको यहाँ पे पढ़ाती है। तो ग्रेविटी, और इसके अंदर ऑलरेडी जेएमपीवी का फ्री एक्सेस इसके अंदर है। तो जेएमपीवी के अंदर फुल मॉक आप देना शुरू कर दीजिए, अगर आपने है ना फुल मॉक देना, प्रेडिक्टर पेपर्स अगर देना शुरू नहीं किया, क्योंकि आपकी ये टीम ही है ना, इसके वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं, आपकी टीम ही मिलके पूरी फ्रेमिंग करती है सवालों की, है ना। ओके बच्चों, तो दिस इज प्रेडिक्टर पेपर। अगर इंडिविजुअली प्रेडिक्टर पेपर लेने से बेटर है कि आप बैच में इनरोल कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल इंटर, अगर आप देखोगे ऑनलाइन एडटेक में, तो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच आपको विद पूरे लेक्चर्स हैं, बूस्टर सेशंस है, थ्योरी है, सब कुछ है, प्रैक्टिस सेशंस है, और साथ में जेएमपीपी है ना, फुल मॉक टेस्ट, प्रेडिक्टर पेपर जो आपकी टीम बनाती है। ठीक, तो ये शुरुआत करते हैं। देखो अब कम टू द पॉइंट कि अब डिफरेंट डिफरेंट देखो एरोमेटिसिटी के ऊपर सवाल है। जीओसी के अंदर एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी काफी पॉपुलर सवाल है। अब इस सवाल को अगर अपन पढ़ते हैं, तो पूछा गया है, पढ़ो आराम से ना। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, है ना, ये आपको बताना है। अब देखो एरोमेटिसिटी की अगर मैं बात करता हूं, कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक होता है तो वो क्या होना चाहिए, पहले तो प्लेनर होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट वन रिंग साइक्लिक होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होना चाहिए ना। एन का वैल्यू जैसे कि आप 0 रख सकते हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे 2 पाई हो गया, 6 हो गया, ओके, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से एरोमेटिसिटी। और एटलीस्ट वन रिंग जो है उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए कंप्लीट। और आपको बोला गया नॉन एरोमेटिक, है ना। और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड विल बी द 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होना चाहिए। और जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, इस कंपाउंड एक ही बात करते, कंपाउंड ए को आप ध्यान से देखिए, थिंक अबाउट इट, सोच के देखो ना, सवाल के बारे में सोच के देखो कि व्हाट विल द आंसर फॉर दिस वन, है ना। ऑप्शंस यहां पे लगे हुए, बट आप इंडिविजुअली ए बी सी डी, दिस इज डी, है ना, तो ये डी ऑप्शन है। ओके, तो इन मोलिक्यूल के बारे में इंडिविजुअली बताना आपको। देखो यार, इस रिंग में आप देखोगे तो नेगेटिव सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा नेगेटिव चार्ज है ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस कंपाउंड विल बी द एरोमेटिक, तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाएगा। इसका इसमें बात करोगे आप, ओके, इधर देखो पाई सिग्मा चार्ज सिग्मा पाई, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कंपाउंड आपका क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, है ना। तो दिस कंपाउंड विल बी द एंटी एरोमेटिक। ओके, इस मॉलिक्यूल में देख, पाई सिग्मा चार्ज सिग्मा पाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा उसमें ना, एन का वैल्यू 0 रखो, तो दिस कंपाउंड विल बी द एरोमेटिक। ओके, इस वाले मॉलिक्यूल में देखो, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, 2 टू द 4 टू द 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर, है ना। ओके, तो नेगेटिव को 2 काउंट करोगे आप, तो ये कंपाउंड क्या होगा, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। ओके, तो आपका ए सी डी ये कंपाउंड भी एरोमेटिक आ रहा है, ये तो काफी पॉपुलर कंपाउंड है। देखो ध्यान से अगर आप देखो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक। हाँ जी, ये तो सभी लोग जानते हो, सीओटी साइक्लो ऑक्टा। ओके, ठीक है, टेट्राइन, तो ये तो नॉन प्लेनर होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है, ये नॉन प्लेनर होते हैं, एंटी एरोमेटिक काउंट मत कर लेना इसको, काफी बार आता है। अब देखो इस वाले केस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कॉन्जुगेट, ये दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। इसमें देखो पाई सिग्मा चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा कंप्लीट है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है।
ओके, तो पूछा गया भाई कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है यहां से, तो अपना कंपाउंड है ए सी डी ई एच, ए सी डी ई एच आर एरोमेटिक, बी एफ जी, बी एफ ओके, एफ एंड जी है ना आर नॉट एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है। नॉट एरोमेटिक मतलब अदर देन, अब ऐसा नहीं कि सर नॉन एरोमेटिक में नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक के अलावा, है ना, एरोमेटिक के अलावा बोला गया है, मतलब जो एंटी एरोमेटिक हो और ठीक है तो वाली कहानी है। ऐसा नहीं सर यहाँ पे कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक कौन सी, नॉट एरोमेटिक, है ना, ठीक है ओके, तो ये कहानी है, तो आंसर विल बी द डी ऑप्शन फॉर दिस वन। हाँ ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना, द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस बाय होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू जब आप प्रोड्यूस करोगे तो मोस्ट स्टेबल, और पूछा गया भाई लीस्ट स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा, तो ये सबसे आसान सवाल होते हैं होमोलिटिकली क्लीवेज को ब्रेक करके। अब आपको ध्यान से देखना है पहले इस वाले केस को ना, यहां से ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो इस तरह के सवालों को। जब आप होमोलिटिकली ब्रेक करोगे तो आपको पता है कि इस पोजीशन पे ना यहां पे एक रेडिकल आएगा, ओके, इस वाले केस में ये रेडिकल इस पॉइंट पे आएगा। चलो चलो इसको मैं इधर बना देता हूं ना। हाँ होमोलिटिकली ब्रेक करोगे तो पूछा गया भाई कौन सा लीस्ट, मोस्ट और लीस्ट, लीस्ट तो आपको दिख रहा होगा कि ए विल बी द लीस्ट, है ना, तो इस तरह आंसर तो आसानी से निकले भाई, लिस्ट तो फर्स्ट ही होगा क्योंकि ये क्या है sp हाइब्रिड कार्बन पे, रेडिकल इज लाइक कार्बोकेटाइन, है ना, ओके, तो ये CH2 ओके CH, नाउ CH3 एंड CH3, बिकॉज ये आपका कार्बन, ये कौन सा sp हाइब्रिड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो लिस्ट तो यही होगा, ऑप्शन आसान फ्रेम करे थे ना, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। अब देखो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सेकंड, सेकंड की बात की जा रही है, ओके, बोला गया भाई ये सेकंड वाला सबसे ज्यादा है। अब कई लोगों को लग रहा है सर थर्ड वाला, सेकंड वाला सर सबसे ज्यादा क्यों है, सेकंड वाले की अगर बात करोगे ना बच्चे, यहां से अगर आप जब फ्रेमिंग करते हो तो इधर देखो ध्यान से, सेकंड और थर्ड कार्बन पे अगर मैं बनाऊं तो सेकंड कार्बन पे तो ये रेडिकल बन रहा है और यहाँ पे इस तरह से रेडिकल बन रहा है होमोलिटिकली जब आप ब्रेक करोगे, ठीक आया समझ में, तो दिस इज द सेकंड कार्बन, है ना, तो ये कार्बन क्या आपका सेकंड है, ओके, और नाउ दिस कार्बन इज फर्स्ट, सेकंड, नाउ दिस इज थर्ड, और यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा 1 डिग्री वो होगा फोर्थ वाला ना, ठीक है, यहाँ पे एक रेडिकल बना सकते हो आप, वाई, बिकॉज ये जो रेडिकल है नाउ दिस विल बी इन द रेजोनेंस, ओके, ये क्या है रेजोनेंस में इसके साथ, है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इट विल बी इन द रेजोनेंस विद दिस वन, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ये 3 डिग्री है बट रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन द, यहाँ से अगर आप देखोगे सर कहोगे सर या तो अल्फा हाइड्रोजन भी है बट रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन द हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज, ऑप्शन ज्यादा आसान बनाए थे, तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्शंस भी होते हैं ना एग्जाम में, ओके, उससे भी आप कर सकते हो। हाँ इसमें देखो एसिडिटी एंड बेसिडिटी का कंसेप्ट आपको सही से पढ़ना है, तो बोला गया लीस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, सबसे लीस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा है, ओके, तो एक बार फिनोल का, फिनोल डेरिवेटिव दिया हुआ है, सल्फोनिक एसिड वाला दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक दिया हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड है ना, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो लीस्ट एसिडिक, अगर आप इस हाइड्रोजन को रिमूव करते हो बच्चों ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके, तो नेगेटिव चार्ज की अगर आप बात करोगे कंपाउंड ए में, तो इन कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन द ऑक्सीजन, ओके, और ये OET है, इस वाले केस में अगर आप बात करोगे नेगेटिव चार्ज की अगर बात करोगे तो इसमें क्या होगा, सल्फर S डबल बॉन्ड O माइनस, तो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, जो कि ऑक्सीजन यहाँ पे भी रेजोनेंस कर रहा है, ओके, इस वाले केस में अगर आप बात करोगे तो C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो कि रेजोनेंस कर रहा होगा, दूसरे ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट इन दिस केस, इस वाले केस में अगर आप जाओगे तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जाएगा, कार्बन पे जाएगा, और ये आएगा C डबल बॉन्ड OET, है ना, OET आएगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा, कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ओके, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है, ठीक है, तो आपका लीस्ट वाला जो है दैट इज द लास्ट वाला ऑप्शन, दैट इज द यहाँ पे डी, है ना, डी मॉलिक्यूल आपका लीस्ट होगा, ओके, आगे समझ में। और इधर से ही अगर आपको एसिडिटी की बात की जाए कि बेटा बताओ तो कौन सा एसिडिक होगा, तो एसिडिटी का अगर आपको ऑर्डर लगाना होता, क्योंकि ये देखो ये नेगेटिव ज्यादा पे स्टेबलाइज है, तो एसिडिटी की बात होती बी सबसे आगे आता,
इसमें बात करो तो ये नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव BC, फिर आपका आएगा A, लास्ट में जाएगा आपका D। दिस विल द ऑर्डर है ना, तो ये आपको पूरा ऑर्डर पता होना चाहिए। आ गया समझ में कि कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबलाइज होना चाहिए, तो इसलिए इंडिविजुअली एक आंसर नहीं, मतलब आपको सारे का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। यू शुड नो ऑल द ऑर्डर। ओके डन। हाँ, तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, परमानेंट इफेक्ट ही है। जो आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है तो एक्सटर्नल रिएजेंट के प्रेजेंस में है ना, वो टेक आउट ना होता है, तो वो आपके परमानेंट नहीं होते, वो टेम्परेरी होते हैं। बट हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इंडक्टिव हो गया, जो आप रेजोनेंस पढ़ते दी जाते परमानेंट इफेक्ट। तो पहला ठीक है, ये इस तरह के थ्योरेटिकल सवाल सही से पढ़ना है ना। ओके, इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम्स, ग्रेटर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ कैटायन। तो बोला गया कि इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम्स। ओके, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम्स, अब इस पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अगर आपके जुड़े हुए होंगे, ओके, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 6 अल्फा एच है। ओके, बट इन दिस केस इसमें अगर आप बात करोगे तो इसमें 9 अल्फा एच है। तो सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये अल्फा अल्फा अल्फा, तो ये 9 अल्फा एच है। ओके, तो सही बात है। तो बोला गया है इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, ग्रेटर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जो नो बॉन्ड रेजोनेंस जिसको हम बोलते हैं ना। ओके, इट इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट है ना, ये गलत है। ओके, ये परमानेंट इफेक्ट है ना, ये परमानेंट इफेक्ट है, यहाँ पे नोट वर्ड यूज किया गया। ओके, नोट तो फिर वो गलत हो जाएगा। नाउ दिस इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज द ट्रू। ध्यान रखना नोट लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये नोट इनमें बहुत सारे बच्चे जनरली गलती करते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है ये। ओके, एग्जाम में क्या होता है, जब चीजें आसान आती है तो हम पढ़ नहीं पाते ना, थोड़ा स्पीड अप रहते हैं, तो जब भी सवाल पढ़ो आराम से पढ़ना। तो पूछा गया इन विच पेयर्स द फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन द सेकंड। तो पूछा अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको बताना है कि पहला दूसरे से ज्यादा स्टेबल हो गया क्या। अब इसमें जो कार्बोकेटाइन है बच्चे है ना, ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो ये ग्रुप प्लस आर लगा रहा है। इसमें मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डोमिनेटिंग इफेक्ट इसका प्लस एच मान लो। ओके, इंडक्टिव दोनों से कर रहा है बट हाइपर कॉन्जुगेशन से डोमिनेटिंग। तो पावर जो आप देखते हो आर, रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव है ना, ठीक है, ये पावर आप देखते हो आर एच आई। इससे आगे एरोमेटिसिटी लगाओगे, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, इस तरह से आप पावर देखते हो, रेजोनेंस का पावर ज्यादा होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव है ना, इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो पहला फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल है ना, तो ये पहली पेयर ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो रेजोनेंस इज मोर पावरफुल इफेक्ट। इसमें देखो, इस वाले केस में अगर आप देखोगे बच्चे ना, अब देखो इस नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराओ एक बार, ये इधर से, ये भाई साहब यहाँ पे, ये यहाँ पे, और इधर है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ कहीं पहुंच जाएगा जिसके बाजू में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा हुआ है NO2 ना, अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचता है। इस वाले केस में अगर आप रेजोनेंस कराते हो इधर, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसके बाजू में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप बैठा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज वाले को तो खींचने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, और इसको डिस्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। तो पहले का स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा है। सही है, ए और बी तो आंसर आ रहा है, तो अगर ऑप्शन में देखो तो ए एंड बी ओनली। अब इसमें भी चेक करो इनको, आंसर तो निकल गया। इसमें अगर आप देखोगे तो कार्बोकेटाइन को ये दोनों ग्रुप इंडक्टिव प्रोवाइड कर रहे होंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, बट ये रेजोनेंस प्रोवाइड कर रहा है प्लस आर के थ्रू, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा आएगी। इस केस में देखो, इस केस में अगर आप बात करोगे तो ये दो मिथाइल तो ठीक है, ये मिथाइल प्लस एच लगा रहा होगा और ये आपका OMe प्लस आर लगा रहा होगा रेजोनेंस के थ्रू है ना, तो सेकंड विल बी द मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस, इसलिए ए एंड बी इज द ओनली राइट आंसर। तो बाकी ये ऑप्शन भी आपको चेक करना है, ऐसा नहीं दो ऑप्शन से आंसर निकल गया। हाँ, ये देखो, अब इन्होंने पूछा बेसिसिटी, थिंक अबाउट द बेसिसिटी। बेसिसिटी को कैसे चेक करते हो आप, है कि कोई भी कंपाउंड कितना ज्यादा बेसिक है, कैसे चेक करते हो, थिंक अबाउट इट। सारे अमाइड दिए हुए हैं। ये अच्छा सवाल था कि सर अमाइड के पास, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ओके, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ओके, और इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना। बेसिसिटी का मतलब है भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। ओके, हाँ जी, तो इस वाले केस में देखो, इन दिस केस नाइट्रोजन की लोन पेयर क्या कर रही है, रेजोनेंस कर रही है, तो ये तो अवेलेबल नहीं है। ओके, बट इन दिस केस तो ऑल्सो नाइट्रोजन की लोन पेयर
इस ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रही है। बट ये पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड भी तो रेजोनेंस कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाई बॉन्ड इज आल्सो डूइंग द रेजोनेंस। ओके, तो यहां पे तो पूरा लोन पेयर सिग्मा पाई इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है ना, क्योंकि पाई सिग्मा पाई ये भी हो रहा है, तो लोन पेयर पाई को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। बट क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्या? क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्या? रेजोनेंस होने के बाद जब आप देखोगे ध्यान से, यहाँ से बच्चे है ना, कि देखो इसका अगर आपने रेजोनेंस कराया तो सर यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो आपको याद है एक चीज, ब्रेड्स रूल आपने पढ़ा होगा कि ब्रेड्स रूल वायलेट हो जाएगा। फिर ब्रेड्स रूल क्या होगा? वाई, क्योंकि ब्रिज हेड पे, अब आप ध्यान से देखो, अभी sp2 नहीं हो सकता, प्लेनर नहीं हो सकता, है ना, तो ये आपका नहीं बन सकता, ब्रेड्स रूल वायलेट हो जाएगा, क्योंकि ब्रिज हेड पे आपका जो एटम है वो आपका प्लेनर नहीं हो सकता। तो बेसिकली दिस लोन पेयर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस, ये फ्रीली अवेलेबल है। यहां पे लोन पेयर पार्टिसिपेट करी है, रेजोनेंस में उतनी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आपका सबसे ज्यादा बेसिक जो हो जाएगा दैट इज कंपाउंड आर, कंपाउंड आर विल बी द बेसिक। इसमें और इसमें देखो तो लोन पेयर और पाई का अच्छा खासा रेजोनेंस हो रहा है ना, परफेक्ट। यहां पे क्या है, ये पाई सिग्मा पाई डिस्टर्ब कर रहा है लोन पेयर सिग्मा पाई को। ओके, ठीक है, तो यहां पे तो इफेक्टिवली रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे ये पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब कर रहा है। फिर आर के बाद में क्या आएगा, क्यू आएगा, फिर लास्ट में आएगा पी, आर क्यू पी इज द आंसर फॉर दिस वन, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये ब्रिज हेड का कंसेप्ट है ना, जनरली आप याद आ गया होगा कि ब्रेड रूल वायलेट हो जाएगा। ओके, तो यहां पे ब्रेड रूल वायलेट। ओके, तो ये ध्यान रखना, तो बेसिसिटी का उस हिसाब से इसमें देखो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब बेसिसिटी बताओ सबकी, क्या ऑर्डर रहेगा? 3 एरोमेटिक अमाइंस दिया हुआ है और 2 आपके एलिफेटिक दिए हुए हैं, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा रहेगी आपकी बताओ? बेसिसिटी आपकी ज्यादा रहेगी एलिफेटिक वाले की, एलिफेटिक की ज्यादा रहेगी एरोमेटिक से। सिंपल अगर आप समझोगे, क्योंकि एलिफेटिक में तो क्या है, एरोमेटिक में तो क्या है, लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ रेजोनेंस। यहां से अगर आप देखोगे तो पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस का पार्ट है, और यहां से आप देखोगे तो पाई लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ रेजोनेंस, तो इसलिए एलिफेटिक विल बी मोर देन एरोमेटिक। और ये 2 डिग्री 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें एक है, तो सबसे ज्यादा ई हो जाएगा, फिर आपका डी हो जाएगा। बेसिसिटी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा ई एंड देन फिर डी, एलिफेटिक लगाओ पहले एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में आते हैं, बेसिसिटी की अगर मैं बात करता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो ठीक है, तो सबसे ज्यादा ई आएगा फिर डी आएगा। वैसे तो आपका आंसर है ना, 2 ऑप्शन तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो गए, तो देखो जीओसी वगैरह में 2 तो फट से नेग्लेक्ट हो जाते हैं ना, ई फिर डी। अब फिर बात है कि भाई बी और ए में से कौन ज्यादा, बात आ रही है बी और ए। अरे भाई यहां पे देखो ध्यान से ना, ओएमई ग्रुप क्या करता है, ओएमई ग्रुप पैरा पोजीशन पे जुड़ा होता है, प्लस आर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, फिर आपका बी हो जाएगा, तो ईडीबी, ठीक है ईडीबी। फिर आप देखोगे इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, ओके माइनस एम पे, तो सी सबसे लास्ट में आएगा, तो ईडी बी ए सी इज द आंसर फॉर दिस वन, बी ए सी इज द आंसर फॉर दिस वन। डन, सही है। ओके, नाउ ये फ्री पॉकेट के नंबर वाले सवाल होते हैं कि कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बेसिक डेफिनेशन, इसको सभी लोग कर सकते हो ना। ओके, मैथ्स द कॉलम में जब भी आए तो सिंपली आराम से सोच के देखो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो सबसे पहले तो इनको करो, जो डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोफाइल देखो, स्पीसीज दैट कैन सप्लाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज दैट कैन रिसीव ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो डी का कौन सा होगा, डी का सेकंड, सॉरी डी का सेकंड और सी का फर्स्ट, तो यार ये फ्री पॉकेट वाले सवाल होते हैं। और ए देखो कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोकेटाइन आपका ये होता है, ठीक है, तो इसकी अगर आप बात करोगे इस तरीके से ना, ये कार्बोकेटाइन होता है, ये वेकेंट पी होता है इसमें ना, दिस इज वेकेंट पी, तो कार्बोकेटाइन ये सब रेडी है ना, वेकेंट पी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो देखो ए का थर्ड आ रहा है कि sp2 हाइब्रिड कार्बोनेट विद एम्पटी और वाइटल्स, तो सही है ए का थर्ड, और बी का क्या हो गया 4, तो आपका क्या हो गया कार्बन रेडिकल, sp2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन विद 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो रेडिकल में क्या होगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ओके, तो यहां से अगर आप देखोगे तो इस तरह से है ना, ठीक, तो यार ये सिंपल सवाल था।
हाँ, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फॉलोइंग। हाँ जी, अब जेन अटेम्प्ट के देखते हैं सवाल यहाँ पे। आप देखते हो कि दोनों अटेम्प्ट में आप कंपेयर करना ना, जेन और अप्रैल में कनेक्टिविटी होती है। अब जैसे इसमें कार्बोकेटाइन की बात की जा रही है, तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या आएगा बच्चे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा हो गया, जो प्लस आर प्लस एच और वो लगा रहा हूं, ठीक। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस आर या प्लस एम बोल दो, प्लस एच और प्लस आई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से, जो माइनस आर माइनस एम लगा रहे हो, माइनस आई है ना, ठीक है, वो वाले ग्रुप्स। तो देखो मोस्ट स्टेबल पूछा, ऑर्डर भी नहीं पूछा, मोस्ट स्टेबल पूछा उन्होंने। ओके, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ओ एम ही है ना, इसकी ऑर्थो मेटा पे है तो ये माइनस आई लगाएगा, पेरा पे नहीं है, ऑर्थो पेरा पे नहीं है। ये भाई साहब आपके हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू देखो, इसमें यहां से स्टेबलाइज करेंगे, इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या बोलूं मैं, प्लस एच बोल दूं, ठीक है, प्लस एच प्लस आई में से डोमिनेटिंग आपको प्लस एच हो गया। और ये देखो ओएमई, ओएमई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इट विल प्लस एम बोल दो, प्लस आर बोल दो, तो ये इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो अगर आप यहां पे स्टेबिलिटी देखोगे तो मोस्ट स्टेबल कौन सा आया, मोस्ट स्टेबल विद द सी ऑप्शन। सी के बाद में आपका आएगा बी, ओके, फिर डी आएगा, क्योंकि ये ओएमई क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। तो ऑर्डर जो आना चाहिए था यहाँ पे सी बी डी ए आना चाहिए था ना, सी बी डी ए। ओके, तो अगर ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए तो ये ऑर्डर आना चाहिए। ओके, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सेशंस है ना, कि इसमें आपको सारे एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए, ऑर्डर क्या होगा। एग्जामिनर ऑर्डर भी पूछ सकता है इन्हीं मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा घुमा फिरा के, अभी तो उन्होंने इंडिविजुअली पूछा तो ज्यादा आसान हो गया। हाँ, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, बताओ भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये कंपाउंड के 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक। ओके, इसमें नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज एरोमेटिक। और ये भाई साहब तो टब शेप ही, ये नॉन एरोमेटिक होता ही है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, टब शेप है ये, ठीक है, इस तरह से नॉन प्लेनर, तो दिस इज द टब शेप। ओके, तो ये टब शेप होता है। थोड़ा सा डायग्राम सुंदर नहीं बनाया है ना, ओके, बना लेना इसको ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, एरोमेटिक की। तो सबसे आगे कौन सा आएगा, क्यू आएगा, फिर आर आएगा, क्यू फिर आर फिर पी, तो सी ऑप्शन इज आंसर फॉर दिस वन। तो एरोमेटिक, फिर आर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ये सिंपल सवाल था। हाँ, कौन सा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है, आपको कार्बोकेटाइन्स दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, बस ध्यान रखो आर एच आई, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। एरोमेटिक की तो बात हो ही नहीं सकती यहां पे, क्योंकि ओपन चेन है। हाँ जी, तो इधर देखो, इसमें इस कार्बोकेटाइन को पाई बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा है। यहां पे जो अपनी लोन पेयर थी, ऑक्सीजन की लोन पेयर यहां से रेजोनेंस कर रही है, बट ऑक्सीजन की लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर रही है, तो अपनी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। बट इन दिस केस अगर आप बात करते हो तो ये लोन पेयर पूरा का पूरा रेजोनेंस कर रही है। ओके, अब ये भाई साहब तो अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे ये माइनस आई के थ्रू, है ना, ये इलेक्ट्रॉन देने नहीं देंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी ऑप्शन इज द मोर स्टेबल कंपाउंड। ओके, सी इज द मोर स्टेबल। फिर सी के बाद में आप कौन सा लगाओगे, सी के बाद में लगाओगे आप किस सर, सी, फिर आपका लगाओगे यहाँ पे कंपाउंड, सी के बाद में डायरेक्टली क्या लगाओगे, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सी की, फिर आप लगाओगे बी की, फिर लगाओगे ए, लास्ट में लगाओगे डी, है ना। तो ये ऑर्डर आना चाहिए, ओवरऑल ऑर्डर आपको आना चाहिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबल, तो फिर आंसर हो जाएगा डी, मोस्ट स्टेबल आपका हो गया सी। ओके, यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर जो एक टाइम पे, ऐसे नहीं सर एक लोन पेयर इधर है एक इधर है, अरे एक टाइम पे एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ना। हाँ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, हाँ जी बताओ स्टेबिलिटी करेक्ट ऑर्डर बताना है। देखो यार, इसमें अगर आप ध्यान से देखो पाई सिग्मा 4 सिग्मा पाई सिग्मा 6 पाई इलेक्ट्रॉन से दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। पीएच फॉर बेंजीन रिंग, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग रेजोनेंस कर रही होगी। ओके, और आगे समझ में, पीएच फॉर बेंजीन रिंग फिनाइल, तो यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग रेजोनेंस कर रही है, यहाँ पे 2 कर रही है। ओके, तो इस तरह से तो ऑर्डर क्या लगाओगे, सबसे ज्यादा ऑर्डर लगाओगे एरोमेटिक का ऑर्डर है ना, एरोमेटिक फिर रेजोनेंस के थ्रू, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, तो सबसे ज्यादा आएगा सी। देखो यार 2 ऑप्शन तो वैसे ही गया ना, ये तो गए, फिर उसके बाद में आप ए लगाना क्योंकि 3 बेंजीन रिंग रेजोनेंस करिए, फिर बी लगाओगे, फिर डी लगाओगे, तो आंसर विल बी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन।
ओके, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भाई न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे। जैसे अमोनिया के पास लोन पेयर होती है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। ये सल्फर हो गई, ये तो इसके पास भी लोन पेयर है, ये सल्फर हो गई, है ना। जैसे OH2 होता है वैसे ऑक्सीजन की जगह सल्फर, H की जगह 2 मिथाइल ग्रुप्स। ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता ही है। ओके, एल्कीन जो होती है अपनी, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये अगर H प्लस के साथ रिएक्ट कर तो ये न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। OH के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी पहले से ही है, H3O प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, दिस विल इलेक्ट्रोफाइल। और ये भाई साहब देखो कार्बोनिल है ना, तो C डबल बॉन्ड और CH3। तो इस वाले केस में क्या होता है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, क्योंकि उसमें डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो इस सेंटर पे आके अटैक करेगा ना, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल। और इसमें देखो ये आपका है ना CH3, और यहाँ पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक। पूछा गया कितने न्यूक्लियोफिलिक होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 विल बी द न्यूक्लियोफिलिक एंड 3 विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। ओके, इस तरह से ना। गिवन बिलो आर सम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, each of them is treated with HCl separately, 1 ग्राम ऑफ मोस्ट बेसिक कंपाउंड विल कंज्यूम कितने मिलीग्राम ऑफ HCl। तो ये लास्ट सवाल आज का ना। तो देखो अपन ने इतने सारे सवाल यहाँ पे किए। अब ये एक अच्छा फ्रेमिंग होता है, एक मोल कंसेप्ट स्टोइकोमेट्री का सवाल विद द GOC के साथ। उन्होंने बोला है कि इनमें से जो मोस्ट बेसिक कंपाउंड होगा, each of them is treated with HCl separately, 1 ग्राम ऑफ मोस्ट बेसिक कंपाउंड विल कंज्यूम हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ HCl। तो इनमें से पहले तो पता करो भाई कौन सा सबसे ज्यादा आपका बेसिक कंपाउंड है। ध्यान से देखना, ये अमाइड, अमाइड का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो एसिडिक है, तो मोस्ट बेसिक होने के लिए वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए। तो देखो ये नाइट्रोजन की लोन पर ऑलरेडी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, तो अवेलेबल ही नहीं है। अब इसमें तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप और है, तो मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर फ्रीली बैठी है, तो दिस विल बी द मोस्ट बेसिक। अमाइड तो एसिडिक होता है, अमाइड का जो हाइड्रोजन है एसिडिक है। ओके, तो मोस्ट बेसिक है, दिस इज द मोस्ट बेसिक, ये मोस्ट बेसिक है। अब देखो फ्रेमिंग कैसे की गई है। अब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की रिएक्शन बोला गया है कि भाई कितने मिलीग्राम, है ना, CH2NH2। ओके, और ये HCl के साथ रिएक्शंस कराया गया, है ना। तो HCl के साथ जब रिएक्शंस कराया गया तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, तो ये बना आपका CH2NH3 प्लस। ओके, और ये Cl माइनस। डन। HCl की अगर बात करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, ये H प्लस रिएक्ट करेगा, NH प्लस, ये फाइनल कंपाउंड बनेगा। तो ईच ऑफ देम इज ट्रीटेड विद HCl सेपरेटली 1 मिलीग्राम, है ना। तो लेकिन बोला क्या गया, 1 ग्राम ऑफ मोस्ट बेसिक कंपाउंड, ये 1 ग्राम ये कितने इसके साथ रिएक्ट करेगा, कितने मिलीग्राम HCl के साथ। ओके, तो देखो यार, 1 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो भाई इसके मोल बराबर कर लो, तो मोल ऑफ दिस कंपाउंड, है ना, तो इस कंपाउंड के मोल इसके बार बराबर कर लो। तो आप मुझे बताओ, तो इसके मोल कितने हो गए भाई, मोल ऑफ अमाइंस इक्वल टू मोल्स ऑफ N ऑफ HCl। भाई 1 मोल देता है, तो x मोल देगा, तो बस ठीक है, मोल बराबर कर दो। तो ये 1 ग्राम हो गया मोल, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। इस कंपाउंड का मोलिकुलर वेट निकालो भाई जल्दी से, है ना, सब कुछ तो डेटा दिया हुआ है। कितने कार्बन है, 6 7, तो ये C7, हाँ जी, C7N। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 4, और यहाँ पे 5, H9 C7। सही है क्या फॉर्मूला, एक बार देख लेना, C7H9N। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा C7H9N। हाँ जी, कितना हो गया, 84। ओके, 7 हाइड्रोजन है ना, और 9 ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 93 कर दूं मैं इसको। ओके, 93। ठीक है, अब निकाल लोगे, निकल जाएगा आंसर। चलो मैं निकाल देता हूं ना। तो कितना हो गया, यहां से 84 और 9, यहां से आपका होगा 93। ठीक है, 93 और 14, तो 107, तो 107 हो गया।
HCl का चलो बताओ वेट कितना है, 1 ग्राम, मोलिकुलर वेट 36.5। ओके, तो इसका वेट, इसी का तो वेट निकालना 1 ग्राम, ये तो है आपका x ग्राम, ठीक है, मिलीग्राम में चाहिए, x इन मिलीग्राम क्या आ जाएगा, 36.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 107, तो ये आपका इतना मिलीग्राम आ जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इतना मिलीग्राम आपका आ जाएगा। तो इधर देखो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन, आंसर कितना हो जाएगा भाई इसका, तो ये हो जाएगा 36,500 डिवाइडेड बाई 107, तो अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट इंटीजर में बताना था, है ना, तो 341 आ रहा है, सभी क्या आ रहा है 341, तो 341 मिलीग्राम इज द आंसर फॉर दिस वन। तो देखो यार ये जो सवाल होता है ना, इसे डरना मत, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि एक फिजिकल केमिस्ट्री का, स्टोइकोमेट्री का फ्रमिंग विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये सबसे ज्यादा आसान सवाल होते हैं, इनको लीव मत करना, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे इनको छोड़ के जाते हैं, आपको सही से अटेम्प्ट करना है। ओके, तो कई बार एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन के साथ ये सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो अपन ने सारे सवाल यहाँ पे जीओसी के डिस्कस कर लिए हैं, तो आपने देखा होगा जीओसी, तो नाउ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यस सर नाउ फीलिंग कॉन्फिडेंट। आप अप्रोच कैसे करते हैं, ऑर्डर एग्जैक्टली कैसे निकालते सारे कंपाउंड का, और बाकी के पीवाई की वजह में जाके आप, और प्रीवियस ईयर के और भी सवाल आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं जेईवन एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और आपको क्विकली रिवीजन करना चीजों का, या आपका बैकलॉग्स रह गया है, ओके, जिसमें आप अपनी थ्योरी पढ़ो और नई तरह के सवाल से लगाओ, या जिसमें अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज हैं वो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस भी किए हुए हैं, ओके, और रिवीजन डीपीपी जो होते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल जिनको प्रैक्टिस करना, जिनका सब कुछ हो चुका है, ये सब आप एंड टाइम पे क्या करें, बूस्टर सेशंस होते हैं आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, इंटीग्रेटेड पोल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, ओके, तो यहाँ पे आप, है ना, और जेएमपीपी का इस बेच के अंदर ऑलरेडी एक्सेस, तो फुल मॉक देना शुरू कर दो, चाहे आपका 60% सिलेबस हुआ हो, 70% सिलेबस हुआ हो, वो मैटर नहीं करता, और नाउ स्टार्ट गिविंग द फुल मॉक जेएमपीपी, क्योंकि ये पूरा उसी तरह से स्टीम ने डिजाइन किया, वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं, आपको रियल एग्जाम वाला फील आने वाला है, तो उसी टाइम पे आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी माइंडसेट के साथ आप फुल जेएमपीपी हर संडे को जो अपना हो रहा है उसमें आप दीजिए। इंडिविजुअल यहाँ पे ऑलरेडी इंडिविजुअल जेएमपीपी के मॉक भी हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल कोई चैप्टर आपका टॉपिक वीक है तो, और फुल मॉक जरूर से दो अनाउंस टाइम, चाहे आपका 60% सिलेबस हो, फिर आप वो 40% जो सिलेबस नहीं हुआ हो, या आपका 30% सिलेबस नहीं, उन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, बाकी जो पढ़ लिया उसको तो जरूर से अटेम्प्ट करना ना, क्योंकि जब हो जाए तो वापस से आके पेपर में आके अटेम्प्ट करना। ओके बच्चों, सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, बाय बाय एंड लव यू ऑल।